जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग 10 सालों की कल्टीवेशन के बाद स्काई ब्रिज के सेकंड लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है और फिर डायरेक्टली थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए भी चला गया था, जो देखकर वहां पर मौजूद एल्डर्स और वॉरियर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि लुओ फेंग थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। पर किंग जेनियन लुओ फेंग को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे और हमने देखा भी कि लुओ फेंग ने थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। इससे फैंटम जेलास को तो सदमा लगता ही लगता है, पर रोंगजुन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे तो यकीन नहीं हो पा रहा था कि लुओ फेंग उससे वीक था और अब वही उसका राइवल बन चुका है। वहीं अब लुओ फेंग थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद केओस स्टोन में जाकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे कि उसके गोल्डन और बीस्ट ने डोमेन मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें लुओ फेंग के विला का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी फैमिली रह रही है। यहाँ पर हम लुओ पिंग को देखते हैं जो किसी के आने का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते हुए अपने टैब पर अपनी फैमिलीज की पुरानी पिक्चर्स देख रहा होता है, जिसमें जब वो और उसके ब्रदर छोटे थे तो वो कैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। वो अपनी उन पुरानी पिक्चर्स को देखकर काफी इमोशनल हो रहा होता है और उसे अपने फादर की बहुत याद आ रही थी। तभी उसे वहां पर किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो जैसे ही अपना सर उठाकर देखता है तो उसे अपने सामने कोई नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जल्दी से उनकी तरफ भागते हुए कहता है, डैड आप आ गए। और फिर वो भागकर जाकर अपने फादर के गले लग जाता है और हम देखते हैं कि ये तो लुओ फेंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया है। अपने फादर के गले मिलने के बाद वो अपने फादर को बहुत ही गौर से देख रहा होता है और लुओ फेंग भी यहाँ पर अपने बेटे को ही देख रहा होता है कि ये कितना बड़ा हो चुका है, जबकि लुओ पिंग यहाँ पर अपने फादर को देखकर अभी भी काफी इमोशनल होता है। लुओ फेंग का भी सेम यही हाल था। तभी फेंग कहता है, लुओ पिंग तुम्हारी मदर कहाँ है? इस पर लुओ पिंग अपने फादर को साथ ले जाने लगता है और बताता है, लगता है कि मदर ने अभी तक आपका मैसेज नहीं देखा, शायद इसीलिए क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती हैं। वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में अपनी जगह बनाने के लिए मीटिंग्स भी कर रही हैं, इसीलिए वो आपके मैसेज को नहीं देख पाई होंगी। तभी व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं यूजिन को जो कि लोंगयुन के साथ बिजनेस मीटिंग कर रही होती है। यह लोंगयुन लिनफेंग से कहती है, हालांकि बिजनेस रिलेशन संभालना मेरा मेन काम नहीं है, पर फिर भी जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम लोग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हो और सारा काम भी खुद संभालोगे, ये हो पाना बहुत ही रेयर है। इस पर हम देखते हैं कि यूजिन खड़े होते हुए वहां पर एक स्क्रीन ओपन करके लोंगयुन को समझाने लगती हैं, हमारी पिंगहाई कंपनी ना सिर्फ इंटरस्टेलर रियल स्टेट और रेस्टोरेंट नेटवर्क्स में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है, बल्कि इन्वेस्टमेंट में भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर रही है। इसकी वजह से हमारी शेयर मार्केट की वैल्यू भी आए दिन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है और इसी वजह से मेरा ये मानना है कि वर्चुअल नेटवर्क कंपनी में मुझे फुल एक्सेस मिलने के बाद ही हमारे प्रॉफिट्स अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे, जिससे ना सिर्फ हमें बल्कि आपको भी बहुत फायदा होगा। दोस्तों यूजिन यहाँ पर अपनी कंपनी को वर्चुअल नेटवर्क कंपनी के साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। यूजिन की ये बात सुनकर लोंगयू कहती है, इवन तो तुम्हारे हस्बैंड वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर मेंबर हैं, पर फिर भी तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की ब्रांच बनना है तो तुम्हें भी सभी की तरह स्टार्टिंग लाइन से शुरुआत करनी होगी। हम देखते हैं कि यूजिन उसकी ये बात सुनकर एकदम स्टिल खड़ी रहती है और लोंगयुन वहां से ये कहते हुए चली जाती है कि पर फिर भी वो इसके बारे में सोच कर बताएगी। उसके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि यूजिन सारा दिन काम करने की वजह से काफी थकी हुई होती है और उसके सामने लुओ फेंग और उसकी पिक्चर पड़ी हुई थी, जिसे वो देखने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लुओ फेंग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है, इसीलिए वो इमोशनल होते हुए रोने भी लगी थी और वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसके आंसू भी निकल आए थे जो सीधे उस पिक्चर पर गिर रहे होते हैं। अब इतनी ज्यादा थकान होने की वजह से वो रिलैक्स होने के लिए यूनिवर्स को देखने लगती है और यूनिवर्स को देखते हुए वो लुओ फेंग को ही याद कर रही थी और अपने मन में भी लुओ फेंग का नेम लेती है कि तभी उसके सामने वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू लुओ फेंग अपीयर होता है जो कहता है, यूजिन मैं घर आ गया। पर यूजिन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये इल्यूजन है, इसीलिए वो फेंग को टच करने की कोशिश करती है तो उसके इल्यूजन के हिसाब से तो वो टच नहीं कर पाती, पर थोड़ा सा हाथ और आगे बढ़ाने बाद लुओ फेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। फेंग के टच को फील करते हुए वो थोड़ी सी हैरान होती है, पर फिर वो उसकी तरफ खुश हो गई थी कि हाँ ये तो सच में लुओ फेंग ही है और वो ये कहते हुए भागकर उसके गले लग जाती है, लुओ फेंग ये तो वाकई तुम हो। पर साथ ही वो उसे प्यार से मुक्का मारते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है इस बार तुम्हें घर आने में कितना ज्यादा वक्त लग गया, 30 साल गुजर चुके हैं। लुओ फेंग उसे हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी। इसी के साथ सीन कट होता और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन और लुओ फेंग डिनर करने के बाद इकट्ठे बैठे हुए थे, जहाँ पर यूजिन अपना सर लुओ फेंग के कंधे पर रखे हुई थी और फेंग उसे प्यार से सहला रहा होता है, साथ ही कहता भी है, अब मैं टाइम टू टाइम घर आता रहूंगा, तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जिस पर यूजिन उससे कहती है, मैं यूं ही बैठे बैठे रिलैक्स नहीं कर सकती, मैं भी अपनी अर्थ के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर फेंग बड़े ही प्यार से उसके फेस पर टच करते हुए कहता है, यूजिन। अब ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे
दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद लास्ट में भी दिखाया जाता है कि यूजिन और लुओ फेंग एक जगह पर खड़े हुए थे। यहाँ पर यूजिन ने अपने हाथों में एक पेपर प्लेन बनाया हुआ है और फिर ये दोनों वॉक करते हुए आगे जाते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स को देखते हुए यूजिन कहती है, मिल्की वे यूनिवर्स के ओनर लुओ फेंग, मैं तुम्हारी बेस्ट पार्टनर बनूंगी। ये कहते हुए वो उस पेपर प्लेन को उड़ा देती है, जो तेजी के साथ फ्लाई करते हुए यूनिवर्स में गायब हो जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन भी कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब कल्टीवेशन के लिए आ गया है। वो कल्टीवेशन चैम्बर में बैठा हुआ अपने सामने 4 विंडोज को देख रहा होता है, जिनमें चारों मेजर किंग्स के बारे में लिखा हुआ था, जिनमें से पहला होता है किंग जियान हुआंग, दूसरा किंग यैन लोंग, तीसरा किंग जेनयान और चौथा किंग कियान हुआन। ये चारों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टॉप कल्टीवेटर्स हैं। यहाँ बबाता लुओ फेंग को बताती है, रूल्स के अकॉर्डिंग स्काई ब्रिज के 3rd लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम 9 यूनिवर्स कल्ट के किंग्स की क्लासेस को अटेंड करने के लिए जा सकते हो और उनके डिसाइबल भी बन सकते हो। पर उनका डिसाइबल बनने के लिए तुम्हारे लिए उनकी एक क्लास को अटेंड करना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। और फिर वो उसे बताती है कि तुम्हें किंग येन लोंग की तरफ से ईमेल आया है। इनका डिसाइबल बन पाना डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पर फेंग थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है, हाउएवर किंग जेनयान ने मेरी काफी हेल्प की है और उन्हीं की हेल्प से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। बबाता उसे कहती है, पर वो तो सिर्फ चुपके से तुम्हें गाइड कर रहे थे, उन्होंने तो अपना नेम भी शो नहीं किया। और कहा जाता है कि जब से किंग जेनयान के डिसाइबल का अंत हुआ है, तब से लेकर आज तक 100 ऑफ मिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं, पर उन्होंने किसी भी वॉरियर को अपने डिसाइबल के तौर पर चूज नहीं किया। और जो कोई भी उनका डिसाइबल बनने के लिए जाता रहा, उन्होंने सभी को रिजेक्ट किया। इसके अलावा वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई उनसे कुछ करवा नहीं सकता। और फिर वो सीरियस होते हुए लुओ फेंग से कहती है, अगर तुम उनके डिसाइबल बनने के लिए गए और उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तुम्हारे लिए फ्यूचर में अपने लिए कोई और मास्टर चुन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम पहला चांस किंग जेनयान को दे रहे हो। तो इसीलिए बाकी के मास्टर तुम्हारे रिजेक्ट होने के बाद तुम्हें अपने डिसाइबल के तौर पर नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनकी भी किंग जेनयान के साथ कुछ खास नहीं बनती। और अब तो तुम्हें किंग येन लोंग की तरफ से भी इनविटेशन आ चुका है। इस पर हम देखते हैं कि फेंग कुछ सोचने लगता है। तभी व्यू चेंज होता और हमें क्योस सिटी में किंग जेनयान के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इनसे क्लास लेने के लिए आए हैं। किंग जेनयान के आने से पहले वो लोग वहाँ पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, आखिर वो किस तरह का जीनियस होगा जिसे मास्टर नोटिस करेंगे। तभी दूसरा पर्सन कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वो लास्ट पर्सन जो किंग जेनयान का डिसाइबल बनना चाहता था, वो ह्यूमन रेस की सबसे हाईएस्ट लाइनेज मानका क्लैन का मेंबर था, जो ऑलरेडी डोमेन मास्टर लेवल पर स्काई ब्रिज के 9th लेवल का ब्रेक थ्रू कर चुका था। पर फिर भी किंग जेनयान ने उन्हें अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। तभी उनके पास बैठा हुआ एक और पर्सन भी कहता है, इससे पहले एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का बंदा था जो कि हुआंगशैन क्लैन से था, मास्टर ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। इन स्टूडेंट्स के बीच में लुओ फेंग भी बैठा हुआ था और वो भी इन सभी की बातें सुन पा रहा था। तो वो बाता उनकी बातें सुनते हुए लुओ फेंग के कंधे पर आकर बैठ जाती है और कहती है, लुओ फेंग तुम्हें एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए, क्या तुम वाकई ही इस मास्टर के डिसाइबल बनना चाहते हो। पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग तो यहाँ पर अपना ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। वो बाता की किसी भी बात पर जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वो बाता भी लाइक अभी ये मेरी नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो जानती है कि एक बार जब फेंग ने कुछ ठान लिया तो वो पीछे नहीं हटता। तभी उन्हें वहां पर किसी के आने की आहट महसूस होती है और लुओ फेंग भी उस तरफ देखता है। तो हम देखते हैं कि ये तो किंग जेनयान है, जिनके वहां पर आते ही सभी स्टूडेंट्स का ध्यान उनकी तरफ हो गया था। फेंग उन्हें देखते हुए कहता है, तो ये है किंग जेनयान। अभी वो इतना कहते हैं कि तभी किंग जेनयान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टूडेंट्स के बीच में से पलक झपकने की स्पीड से भी ज्यादा तेजी के साथ जाकर अपने थ्रोन पर बैठ चुके थे। और यहाँ पर मौजूद किसी भी वॉरियर को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ। पर जाते जाते वो अपने पीछे एक ओरा की लाइन छोड़ गए थे, जिसे लुओ फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की आइस के साथ नोटिस करता है कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया। वो अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की आई के साथ उस ओरा के अंदर झांक पा रहा था, जिसमें वो देख पाता है कि ये ओरा तो ब्लैक होल से सिमिलर है और इसके अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ रियल्म्स हैं। इनकी ये टेलीपोर्टेशन हैरत अंगेज है। फेंग की बातों से ही हमें पता चलता है कि किंग जेनयान ने एक्चुअल में यहाँ पर टेलीपोर्टेशन की है। किंग जेनयान अपने थ्रोन पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को नोटिस करते हैं और उन्हें वहाँ पर लुओ फेंग भी बैठा हुआ नजर आता है। और इसी के साथ अब वो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं, आज हम 9 यूनिवर्स टॉम की फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके सामने एक पैटर्न बनाते हैं और बताते हैं, टॉम स्टोन की फर्स्ट पेंटिंग और ओरिजिन लॉ की वर्किंग ऐसी होनी चाहिए। ये कहते हुए वो उस पैटर्न को एक बहुत ही अच्छी वर्किंग में ले आते हैं, जो कि क्यूब टाइप की थी और बहुत ही तेजी के साथ हो रही होती है। सभी स्टूडेंट इस चीज को बहुत ही गौर के साथ देख रहे थे और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बैठे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या भला है। पर लुओ फेंग इसे बहुत ही अच्छे से समझता था, इसीलिए वो इसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो स्पेस ओरिजिन लॉ की अंडरस्टैंडिंग है। मास्टर के इस एग्जाम्पल से समझने के बाद अब मेरी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो गई है। और फिर वो अपने मन में कहता है, जब मैं फर्स्ट टाइम केओस सिटी में आया था तो एज अ बिगिनर मैं स्काई ब्रिज के फर्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया था।
बट थैंक्स टू किंग जेनियान, इनके सजेशन से मैंने ब्लड टेक्निक को बाय किया, जिसकी हेल्प से ही मैं सही राह पर चल सका। और स्टार्टिंग में क्योस टोमस्टोन को समझने में मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई। शायद हो सकता है कि मास्टर के लिए मुझे वो सजेशन देना अनइम्पोर्टेंट डायरेक्शन हो, लेकिन मेरे लिए इन क्यू सजेशन से मेरे बिलियन ऑफ ईयर्स बच गए। अदरवाइज अभी तक स्पेस ओरिजिन लॉ को ही समझने में लगा होता। फैंग यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा होता है, जबकि वहाँ हम देखते हैं कि किंग जेनियान ने सभी स्टूडेंट्स को समझाते हुए अपनी क्लास कंप्लीट कर दी थी, और इसीलिए अब सभी स्टूडेंट खड़े होते हुए मास्टर को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ से वापस जा रहे थे कि तभी हम लुओ फेंग को देखते हैं, जो इनके ऑपोजिट में किंग जेनियान की तरफ जा रहा होता है। वो स्टूडेंट जो भी लुओ फेंग को उनकी तरफ जाता हुआ देखते हैं, वो आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या ये उनका डिसाइबल बनना चाहता है? इम्पॉसिबल। क्या इसे नहीं पता कि किंग जेनियान ने कई हजार सालों से अपने लिए कोई डिसाइबल चूज नहीं किया? ये कहते हुए वो सभी वॉरियर्स वहीं पर रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या मास्टर लुओ फेंग को अपने डिसाइबल के तौर पर चूज करेंगे। किंग जेनियान भी बड़े गौर से लुओ फेंग को अपनी तरफ आता हुआ देख रहे होते हैं, जबकि लुओ फेंग उनके थ्रोन की सीढ़ियों के सामने आकर रुक जाता है और बिना कुछ कहे अपने घुटनों पर आकर उनके सामने झुकता है, और फिर खड़े होते हुए मास्टर को ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मास्टर, मैं लुओ फेंग, प्लीज मुझे आपका डिसाइबल बनने के लिए अलाउ करें। ये कहते हुए उसने मास्टर के सामने अपने सर को झुका लिया था, जबकि पीछे खड़े हुए वॉरियर्स लुओ फेंग के ऊपर हंसते हुए आपस में यही बातें कर रहे थे। पता नहीं ये क्या सोच रहा है, इसे क्या लगता है इस तरह से ये उनका स्टूडेंट बन जाएगा? वहीं हम देखते हैं कि किंग जेनियान बहुत ही सीरियस होते हुए कंटिन्यूसली लुओ फेंग को देखे जा रहे थे, और साथ ही साथ वो अपने माइंड में कुछ सोच रहे होते हैं। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद वो कहते हैं, 10,000 साल हो चुके हैं। उनकी ये बात सुनकर फेंग भी अब कश्मकश में पड़ चुका था कि अब क्या होगा, और वो बाता भी घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि किंग जेनियान फेंग को रिजेक्ट करने वाले हैं। वहीं अब किंग जेनियान खड़े होते हुए कहते हैं, अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने लिए डिसाइबल चूज करूं, लुओ फेंग। फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, आज से तुम मेरे डिसाइबल हो। ये जानकर बाहर मौजूद सभी वॉरियर्स तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि वो बाता बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो सभी वॉरियर्स जो कि लुओ फेंग को किंग जेनियान का डिसाइबल बना हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्हीं में से एक लड़की एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या ये तो बिग न्यूज है, किंग जेनियान ने फाइनली किसी को अपने डिसाइबल के तौर पर अपनाया। ये जानकर हम देखते हैं कि फेंग भी काफी खुश होता है, पर अभी भी वो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा हुआ था। किंग जेनियान उसे कहते हैं, इस बार येनलोंग मुझसे हार चुका है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो हमें आगे पता चल जाएगा। तभी वो लुओ फेंग से कहते हैं, अभी तुम्हारी स्काई ब्रिज की रैंकिंग जीनियस बैटल चैंपियन बोलन के बराबर है। ऐसे ही बढ़ते हुए क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम उसे हरा पाओगे? जिस पर फेंग भी कॉन्फिडेंटली कहता है, यस। उसकी ये बात सुनकर किंग जेनियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंस रहे थे। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब आगे क्या होगा। वैसे तो ये एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है, पर दोस्तों आपको पता है ना कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए आपको क्या करना है। चले मैं भी आप सभी को खुश कर देता हूँ। अगर आप इस वीडियो के नीचे वो कर दिखाते हैं जो मैंने आपको करने के लिए बोला हुआ है, तो आपको कल सुबह मॉर्निंग 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी।